नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। छात्र और प्रवासियों कामगारों को लाने को लेकर राजनीति तेज। कांग्रेस प्रवक्ता और एमएलसी ने सुशील मोदी पर लगाया गलत बयान करने का आरोप। कहा प्रवासियों को लाने के लिए दिए 1 करोड़ रुपए। पूर्णिया में 16 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। मरीजों को क्वारंटीन सेंटर से किया गया मुक्त। स्वस्थ पाए जाने के बाद शपथ पत्र दाखिल करवाकर किया घर के लिए रवाना। हजारीबाग में मिले 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट। जिले में कोविड-19 के कुल 48 मामले आए सामने। सरकार के दावों पर उठे सवाल। 28 साल की महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद प्रशासन ने नहीं ली कोई भी सुध। गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगाकर किया यातायात बाधित। बिहार में कोटा से छात्रों और प्रवासी कामगारों को लाने की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस प्रवक्ता और एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर गलत बयान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान से छात्रों और कामगारों को लाने के लिए अगर बिहार सरकार ने 1 करोड़ रुपए का किराया दिया है तो इसका प्रमाण पेश करें। इसी के साथ ही यह भी कहा है कि राजस्थान से लगभग 59,000 छात्र और प्रवासी 42 ट्रेनों और बसों के माध्यम से लाए गए हैं, जिसमें राजस्थान सरकार का 3,61,58,000 रुपए खर्च हुआ। उन्होंने सुशील मोदी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि आप और आपकी सरकार पहले तो छात्र और प्रवासियों को लाना ही नहीं चाहती थी। यह तो विपक्ष का दबाव का नतीजा है और इस बात को बाहर से आने वाले लोग भली भांति समझ रहे हैं। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी लगातार कोटा से आने वाले छात्रों, प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों को लेकर गलत बयानी कर रहे हैं। और आज जो उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने उस समय तक ट्रेन नहीं चलने दी कोटा से छात्रों को लाने के लिए, जब तक कि बिहार सरकार ने 1 करोड़ का किराए का भुगतान नहीं किया। मैं उनके इस आधारहीन और झूठे बयान और ट्वीट की न सिर्फ निंदा करता हूं, बल्कि उन्हें बताना चाहता हूं कि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर होकर कैसी हास्यास्पद बातें करते हैं। पूर्णिया में 16 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है और उन्हें क्वारंटीन सेंटर से मुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि बस स्टैंड पर एक होटल में रह रहे 16 प्रवासियों को पूरी तरह से स्वस्थ पाए जाने के बाद आज शपथ पत्र दाखिल करवाकर उनको उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया। वहीं मौके पर सिविल सर्जन ने बताया है कि इन कोरोना मरीजों के सभी सैंपल नेगेटिव आने के बाद उन्हें घर जाने की मंजूरी दे दी गई है। साथ ही अगले 14 दिन तक अपने अपने घरों में ही होम क्वारंटीन रहने का शपथ पत्र भी लिया गया है। 11 तारीख को आए थे। हाँ, 11 तारीख को आए थे। तो रिकवर करके कैसा लग रहा है? घर लौट रहे हैं? बढ़िया है सर, सही है, ठीक है। आगे कैसे आप उसको कीजिएगा? घर जाने के घर जाने के अपना घर में रहेंगे, सब चीज से रहेंगे, ढंग से रहेंगे, कहीं बाहर नहीं निकलना है। जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं उसके साथ प्रयोग करेंगे हम लोग। यहाँ दिल्ली के शेड्यूल में क्या क्या शामिल था, क्या क्या करते थे यहाँ पे सर अपने कमरे में जो है ना ऐसे घूरते फिरते रहते थे। सुबह उठ के घूरते थे, अपना एक्सरसाइज हल्का फुल्के करके अपना नहा धो लेते थे। आज कुल 16 मरीज को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। सबका रिपोर्ट निगेटिव आया और पिछले 5 दिन से सारे पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक थे, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं था। भगवान से शुक्र मनाइए, सब पेशेंट कर दी। भगवान से शुक्र मनाइए कि अभी तक किसी को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं हुई। एक पेशेंट जो भागलपुर भेजा गया था उसमें थोड़ी सी हमको परेशानी हुई थी, तो अच्छे से इलाज मतलब उचित इलाज के लिए उनको भेजा गया। हालांकि उसका भी बाद में नेगेटिव रिपोर्ट आया, दूसरा अदर कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो सफर कर रहा था। आज 16 लोग जो फॉलोअप में निगेटिव आए हैं उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। स्वास्थ्य में परिवर्तन को देखते हुए नहीं, बल्कि इनका जो फॉलोअप सैंपल हुआ उसका रिपोर्ट निगेटिव। हजारीबाग में बीते दिन 3 नए कोविड-19 के संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। संक्रमित पाए गए लोगों को हजारीबाग के
सिलवार स्थित क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किया गया है। बताया जा रहा है कि संक्रमित पाए गए युवकों में एक युवक दिल्ली से, वहीं दूसरा युवक मुंबई से लौटकर आया है। हजारीबाग के उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि अब तक हजारीबाग में कोविड-19 के कुल 48 मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, यानी कि लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। बीते दिन 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे, जिनमें से प्रशासन उसके बाद से हाई अलर्ट पर आ गया था। संक्रमित पाए गए लोगों में हजारीबाग के सिलवार स्थित क्वारंटीन सेंटर में उनको क्वारंटीन किया गया है। उन युवकों के बारे में बताया जाता है कि एक युवक दिल्ली से, दूसरा युवक मुंबई से लौटकर आया है। साथ ही आपको बता दें कि हजारीबाग के उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। अब तक हजारीबाग में कोविड-19 के कुल 48 मामले सामने आ चुके हैं, यानी कि हजारीबाग जिले में 48 कोरोना संक्रमित अभी तक निकलकर सामने आ चुके हैं, या कहें कि उनकी पुष्टि हो चुकी है। एक चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, लगातार उनमें इजाफा देखा जा रहा है। यह एक अलग बात है कि स्वस्थ होने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है, या यूं कहें कि उस ग्राफ में भी इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी स्वस्थ होने वाले मरीज और साथ में संक्रमित होने वाले मरीजों के आंकड़ों में काफी फासला, या कहें कि अंतर देखने के लिए लगातार मिल रहा है। इसीलिए लगातार जिस तरह से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उसी के चलते यह चिंता का विषय बन जाता है। सरकारी क्वारंटाइन में है और इसीलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं। कहाँ से कैसे आया? एक व्यक्ति राजधानी एक्सप्रेस में दिल्ली से आए थे 21 तारीख को, 30 तारीख को आए थे, 21 में यहाँ पे पहुंचा था। और बाकी 2 बस से आए थे बॉम्बे से 40 लोगों के साथ। उन 40 लोगों की ट्रेसिंग चल रही है। एक तरफ जहां बिहार सरकार क्वारंटीन सेंटर में सभी सुविधाओं को मुहैया कराने की बात कर रही है, तो वहीं मनेर के एक क्वारंटीन सेंटर के हाल सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस क्वारंटीन सेंटर में बीते दिन एक 28 साल की महिला की तबीयत खराब होने के बाद प्रशासन की तरफ से इसके सुध लेने वाला कोई भी नहीं आया। वहीं इस दौरान महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई, जिसके बाद प्रशासन के रवैये से आक्रोशित होकर लोगों ने NH 30 को जाम कर दिया, जिसकी वजह से 1 घंटे तक यातायात गंभीर रूप से बाधित रहा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मुनेर थाने की पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया और आनन फानन में एंबुलेंस बुलाकर महिला को पटना भेजा गया। जो है 3 घंटे से चिल्ला रहा है, उसका समस्या का समाधान होना चाहिए। चिल्लाने का कारण? उसका तो मामला गलत चिल्ला है। अच्छा, तो आपने सीओ को कंप्लेन किया? सीओ भी कॉल किए, 2 कॉल किए, नहीं उठाया। तीसरा कॉल में बात हुआ है, बोले कि भेज रहे हैं, डॉक्टर भेज रहे हैं, एम्बुलेंस भेज रहे हैं, अभी तक नहीं आया। खबर छपरा जिले के मांझी प्रखंड स्थित फतेहपुर सरैया गांव की है, जहां दशकों से प्रचलित सामाजिक विडंबना को दरकिनार कर बेटियों ने अपनी माता की अर्थी को न सिर्फ कंधा दिया, बल्कि खुद ही मुखाग्नि दी है। लॉकडाउन की वजह से पिता की सूरत में फंसे होने के साथ साथ घर में एक फूटी कौड़ी उपलब्ध नहीं होने के कारण परेशान बेटियों ने अपना गुल्लक तोड़कर अपनी मां का दाह संस्कार संपन्न कराया। आपको बता दें कि फतेहपुर सरैया गांव निवासी राजमुनि देवी की तबीयत अचानक से खराब हो गई और घर में मौजूद बेटियों ने उसे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन 2 दिन बाद महिला अचानक से बेहोश हो गई और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। वहीं मां की अचानक हुई मौत से बेटियों पर जैसे पहाड़ सा टूट गया हो। वहीं शव को चिता पर लिटाने के बाद अग्नि संस्कार को लेकर लोग अलग अलग राय देने लगे। तभी मृतक की 5वीं बेटी ने साहस का परिचय देते हुए मुखाग्नि देने का निर्णय लिया। वहीं मौके पर जेडीयू नेता अरविंद सिंह, समाजसेवी कृष्णा सिंह समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। और दूसरी तरफ प्रखंड परियोजना पदाधिकारी संजय कुमार ने सोशल मीडिया ग्रुप के अनुरोध पर मृतका का 25,000 का बैंक ऋण माफ कराने के साथ साथ उसके बेटियों को स्किल डेवलपमेंट के तहत मुफ्त ट्रेनिंग कराने और रोजगार उपलब्ध कराने में हर संभव सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है।
सदियों से कहा जाए कि सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि माता और पिता की चिता को मुखाग्नि सिर्फ बेटा देता है। लेकिन अब जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो लगातार इस परंपरा को दरकिनार भी किया जा रहा है। यानी कि नारी शक्ति के साथ साथ इस बात को भी दर्शाया जा रहा है कि बेटा हो या बेटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तमाम ऐसी कहानियां या कहें कि तमाम ऐसे उदाहरण के तौर पर हिंदुस्तान में अब मौजूद हैं जहां पिता या अपनी माता की चिता को, उसकी अर्थी को मुखाग्नि बेटियों ने दी है। वही ये खबर हम आपको छपरा से दिखा रहे हैं जहां अचानक से इन बेटियों की मां की तबीयत खराब हुई और जिसके चलते उनकी मौत हो गई। पिता फंसे हुए थे और जिसके चलते वो इस लॉकडाउन की वजह से सूरत से बिहार तक नहीं आ सके और जिसके चलते वो छपरा तक नहीं पहुंचे और जिसके चलते बेटियों ने ही मुखाग्नि दी है। अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण सिंह ने रूपाली हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच कर आरोपी को स्पीडी ट्रायल पर सजा देने की मांग की है। वहीं मोकामा के महेंद्रपुर गांव में रूपाली के परिजनों से मुलाकात कर पूर्व सांसद अरुण सिंह ने इस हत्याकांड के आरोपी को सरकार से संरक्षण मिलने का आरोप मंडते हुए एक सप्ताह के बाद आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार और उनकी पुलिस प्रणाली आरोपी को बचाने में तत्पर दिख रही है और ऐसे में उनकी पार्टी आंदोलन का रूपाली को न्याय दिलाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। मामला ताजपुर थाना के मोरवा प्रखंड स्थित गुनाई बसही गांव का है, जहां अपराधियों ने पूर्व मंत्री वैद्यनाथ सहनी के घर पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है।
जिससे गांव में दहशत का माहौल है। आपको बताते चलें कि पूर्व मंत्री वैद्यनाथ सहनी के घर पर 3 बाइक पर सवार 8 की संख्या में आए अपराधी मंत्री के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। वही बाद में ग्रामीणों को जुटता देखने के बाद सभी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर ताजपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। वहीं मामले में एसपी विकास वर्मन ने बताया है कि मामले में नामजद एफआईआर की गई है। उन्होंने सदर डीएसपी को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। वहीं एक नामजद को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। घटना कल की शाम रात 9 बजे का है। 9 बजे हम अपने क्षेत्र से लौट करके घर आए थे। जब आए थे तो कपड़ा बदल के हम बैठ गए दरवाजे में। उसके बाद पंचायत के मुखिया जी भी आए, हमारे पंचायत के मुखिया जी थे। 5-6 की संख्या में अपराधी था और मेरे क्षेत्र में लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं। गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते दिन झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के गिरिडीह के मिर्जागंज शाखा में सेंधमारी कर 2,06,43 रुपए की चोरी के मामले का खुलासा कर दिया गया है। वही खुलासा करते हुए स्थानीय पुलिस ने खोरी महुआ एसडीपीओ नवीन कुमार सिंह के नेतृत्व में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से 1,37,000 रुपए नगद के साथ लूट में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए हैं। इसकी जानकारी देते हुए गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि इस घटना में संलिप्त सभी अपराधी जमुआ थाना के रहने वाले हैं। जमुआ थानांतर्गत क्षेत्र के कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर अरुण कुमार सिंह के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक में चोरी का मामला प्रतिवेदित किया गया। उनके रिपोर्ट में कहा गया था कि उनके बैंक से 2,06,000 रुपये की चोरी होगी। ये बैंक बेसिकली वहीं के पवन यादव घर संचालित था। क्योंकि बैंक का मामला था और बैंक चोरी से इशू था, इस परिप्रेक्ष्य में एसआईटी गठन किया गया जिसका नेतृत्व एसडीपी खोरी महुआ कर रहे थे। इनके साथ स्थिति में अपने इंस्पेक्टर जमुआ और थाना प्रभारी जमुआ के अलावा जो प्रोबेशनर्स और इंस्पेक्टर्स हैं, इन लोग टीम लगी हुई थी, साथ टेक्सेल था। जबकि सबको ज्ञात है कि नवादा के सदर अस्पताल के अलावा प्रखंड के कई सरकारी अस्पतालों में पीपीई किट और मास्क का वितरण किया गया है। वहीं यह वितरण अति उत्तम आदर्श एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा किया गया है। इसके अलावा कवाकोल थाना और जयप्रकाश नारायण जैविक उद्यान में भी मास्क का वितरण किया गया है। इस मौके पर एनजीओ के चेयरमैन और सेक्रेटरी भी मौजूद रहे। 19 में राहत रिलीफ कार्य के लिए हमारे अपने संस्था के द्वारा हमारे स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए गए डबल लेयर मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन किए। पीपी किट का, पीपी किट में फेस शेड इंक्लूडेड है, ग्लव्स है और ये हमने अभी मैंने सिर्फ हेल्थ वर्कर के लिए और फ्रंट जो भी फ्रंट डिफेंस में सोसाइटी में कोविड-19 के लिए फ्रंट डिफेंस लाइन जो भी हैं, डॉक्टर हो गए, पुलिस वाले हो गए, इन सारे लोगों के लिए मास्क और पीपी किट। क्वारंटीन में खराब व्यवस्थाओं को लेकर हंगामे की खबरें आए दिन हम आपको दिखाते हैं, लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस खबर से यह तो तय हो गया है कि अगर आप खुशी के साथ किसी भी चीज का सामना करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल से आप निकल सकते हैं। खबर हाजीपुर से है, जहां आइसोलेशन वार्ड में रह रहे कोरोना मरीजों का फिल्मी गाने पर झूमते गाते और डांस करते हुए एक बेहतरीन वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आइसोलेशन वार्ड में रह रहे कोरोना के मरीज अपने दुखों को भुलाकर संगीत की धुन में डूबे हुए हैं और आपदा की इस घड़ी में अपने आप को प्रोत्साहित करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हाजीपुर के एक निजी होटल फन पॉइंट रिजोर्ट में बना यह वीडियो है। आपको बता दें कि जिसमें तकरीबन 25 कोरोना के मरीज रखे गए हैं। इस केंद्र के नोडल पदाधिकारी के मुताबिक कोरोना वायरस के मरीजों की मांग पर उन्हें म्यूजिक सिस्टम उपलब्ध कराया गया ताकि दुख की इस घड़ी में उन्हें संगीत से कुछ सुकून मिल सके। नोडल पदाधिकारी के मुताबिक संगीत के जरिए उन्हें उत्साहवर्धन करने की कोशिश की जा रही है ताकि विपदा की इस घड़ी में वह अपने आप को अकेला ना समझे। उन्होंने बताया है कि मरीज संगीत के साथ खूब ही इंजॉय कर रहे हैं
और उन्हें उम्मीद है कि वह जल्द ही ठीक होकर अपने घर चले जाएंगे। बताते चले कि बीते दिनों हतोत्साहित होकर एक कोरोना वायरस के मरीज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद कोरोना वायरस के मरीजों को संगीत से जुड़ने का एक अनूठा प्रयास किया गया। साथ ही इसके जरिए कोरोना वायरस की वैसे परेशान मरीजों को सुकून देना भी एक प्रयास किया जा रहा है, ताकि सभी लोग इसी तरह मस्ती में रहें, झूमते गाते रहें और अपने दुखों को कम करते रहें और उत्साह के साथ जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें। हमारे यहाँ ये सारे व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव हैं, ये राघोपुर प्रखंड से आए हुए हैं और जब ये आए थे तो इन लोग बहुत भयभीत थे, चिंतित थे कि खाना पीना कैसा मिलेगा, माहौल कैसा मिलेगा, ये सारी चीजें बहुत इनको चिंतित थे। तो मैं उस सांझ को ही इन लोग को बेसिकली काउंसलिंग किया और कहा कि यहाँ पर ये माहौल आप बिल्कुल घर जैसा महसूस करेंगे और कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम लोग यहाँ पर उनके आने के बाद खाना पीना और माहौल ये सारा चीज में सुधार करते हुए हम लोगों ने कोशिश की कि यहाँ जो पेशेंट्स जो भी रहेंगे उसको घर जैसा माहौल दें और खुशनुमा माहौल दें। गढ़वा जिला मुख्यालय बिजली कॉलोनी विद्युत विभाग परिसर स्थित स्टोर रूम में सुबह भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं स्टोर में रखे सैकड़ों बिजली के उपकरण धू धू कर जल उठे। इस घटना को देख पूरे शहरवासी भयभीत हो गए और आग की लपटें उठते ही आसपास के सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए। वहीं तत्काल चैंबर अध्यक्ष और विभाग के लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक लोग आग पर काबू पाते तब तक लाखों के बिजली के उपकरण जलकर राख हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही बिजली विभाग के वरीय पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है, साथ ही घटना में हुई क्षति का भी आकलन किया जा रहा है। संभवतः TRW का जो सर्किट जो केबल है उसमें संभवतः आग लगी है। और क्योंकि यहाँ ट्रांसफार्मर का रिपेयरिंग होता है, तेल है प्लस कागज है, इसके कारण से आग तेल में पकड़ लिया और पकड़ लेने के बाद ये आग बृहद रूप में आ गई। सर, ये ट्रांसफार्मर जो जल रहा है, क्या ये नया था या पुराना था? नहीं, ये सारे के सारे पुराने ट्रांसफार्मर है जो जलने के बाद यहाँ लाए गए। तो क्या लगभग कितना क्षति हुआ होगा? लगभग 4 लाख की क्षति हुई। नवादा जिला के रजौली थाना क्षेत्र से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर एएसपी अभियान कुमार आलोक ने बताया है कि मंसूर आलम ने 2017 में पुलिस बल पर हमला किया था। वहीं नामजद नक्सली मंसूर आलम को गुप्त सूचना के आधार पर भाने खाप के जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर एएसपी माओवादियों के विरुद्ध जंगल में लगातार छापेमारी कर रहे हैं। जहानाबाद जिला के परसा बिघा थाना क्षेत्र स्थित चैनपुर गांव में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। आपको बता दें कि महिला का उसी गांव के एक युवक के साथ कई महीनों से अवैध संबंध थे और इसकी जानकारी उसके पति को लग गई थी। उसने इसका विरोध जताया और महिला के घर से निकलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिससे आक्रोशित होकर महिला ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और इस शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और महिला के प्रेमी की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है। के साथ में तो ये दुर्घटना सर, तो दोनों मिलकर भाई से हमको दिया है सर। कौन दोनों आदमी हैं? हाँ, वो जिसको अभी लाश अभी पड़ा है से उसको औरत और जिसको से 1,65,000 से दोनों मिलकर घटिया। तो मन इसकी औरत दूसरे से फांसी दी थी? हाँ, दूसरे से फांसा था सर। तो इसको विरोध करता था? हाँ, विरोध करता था, बोलता था सर वो मत रहा। वो 4 बजे के एकदम लगभग में उसको घटना करा के काची से मारा है। घटिया जाम दिया सर।
औरंगाबाद दाऊदनगर बाजार स्थित सब्जी मंडी में अचानक से आग लगने से लगभग 100 दुकानें और कई ठेले जलकर राख हो चुके हैं। बताते चले कि बीती रात तकरीबन 11 बजे सब्जी मंडी में अचानक से आग लग गई। उसी दौरान टायर फटने से विस्फोट होने के कारण आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दाऊदनगर पुलिस को दी। इसके बाद घटनास्थल पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। थोड़े कैसे पता है, ये तो आग लगाया गया, ये कोई साजिश है, क्या समझ? कै बजे आप लोग जानकारी? 4 बजे दुकान बंद चलेगा तो 12 बजे 12:30 बजे हम लोग के फोन आया। यही मान के चलिए तो 11 बजे फोन आया, यही सब बात है, मंडी में आग लग गया है। तो आया गाड़ी चला, प्रशासन आई से भले दमकल गाड़ी लान के बुलाया गया है। अभी कहाँ विधिक रूप से बुताया गया है, तब तक जलिए रहा है। क्या लगता है आप लोग का, ये साजिश के तहत? साजिश है, लगाया गया है। मान से कि हम लोग तो दिया बाती दिखाए नहीं है। कल तो 4 बजे हम लोग तो प्रशासन हम लोग के कहा कि 4 बजे से 11 बजे दुकान बंद कर मैंने। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।